चलो बच्चों, आज फिर कुछ हटके कर लेते हैं। घर में बैठ करके ही कुछ पढ़ लेते हैं। आज आपके घर तक पढ़ाएंगे, घर में बैठ कर पढ़ाएंगे। मोबाइल ऑन कीजिए और पढ़ लीजिए। आज हम पढ़ाएंगे आपको पिछली क्लास से कुछ आगे की बातें हैं। पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया भाई फसल क्या होती है, फसल कितने प्रकार की होती है, कौन सी फसल कब बोई जाती है, उसके बाद उसकी जुताई कैसे करते हैं, जुताई के कौन कौन से औजार होते हैं। बहुत सारी बातें आप लोगों ने पढ़ी थी। याद है कि नहीं है? याद है ना? तो आज की क्लास में कुछ नई बातें आप लोगों को बताएंगे। ध्यान से जो सुनेगा वो स्टूडेंट है ना, वो बहुत अच्छे नंबर लेकर के आएगा भाई। देख लो, आप अगर ध्यान से सुनोगे तो ही अच्छे नंबर आएंगे, अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो अच्छे नंबर नहीं आएंगे। तो शुरू करें भाई? ठीक है, रेडी? चलो भाई, कॉपी पेन ले लेना लिखने के लिए। ठीक है, देखिए पहले जो पढ़ा था उसे आगे क्या पढ़ेंगे अपन? पहले पढ़ेंगे बुआई क्या होती है। थोड़ी सी बातें बुआई के बारे में आप लोगों को हम बताएंगे। फिर बताएंगे आपको खाद व उर्वरक में क्या अंतर होता है, खाद किसे कहेंगे, उर्वरक किसे कहेंगे, सिंचाई किसे कहेंगे। सिंचाई किसे कहेंगे वो भी जानेंगे, घर में ही रहेंगे। सिंचाई के कौन कौन से साधन हैं, किन किन साधनों के द्वारा सिंचाई की जाती है। कोई भी पूछ ले, बुआ भी पूछ ले, भाई भी पूछ ले, बहना भी पूछ ले, तो सबको आप बताएंगे भाई। फिर आप बताएंगे भाई कटाई क्या होती है, कटाई के कौन कौन से साधन होते हैं, कटाई के उपकरण कौन कौन से होते हैं, थ्रेसिंग क्या होती है, विनोइंग क्या होती है, साइलो किसे कहते हैं, और मिश्रित खेती क्या होती है। इतनी सारी बातें बताएंगे, आपसे बातें भी करते रहेंगे, आपको पढ़ाते भी रहेंगे। तो शुरू करते हैं भाई। पहला क्या है, बुआई क्या होती है। आप लोगों से पूछ ले, एग्जाम में प्रश्न आ गया बुआई तो वैसे सब जानते हैं, लेकिन लिखना पड़े तो कैसे लिखेंगे, बुआई किसे कहते हैं। तो आप बताएंगे जुताई के बाद खेतों में बीज बोने की क्रिया बुआई कहलाती है। किसे कहेंगे बुआई? जुताई करने के बाद अपन खेत में जुताई कर देता है ना पहले, जुताई करने के बाद साथ साथ बोलते जाइए, जुताई करने के बाद खेतों में बीज बोने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। ये एक अच्छी बात आ गई है, बुआई कहते हैं। समझ गए? जुताई करने के बाद खेतों में बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं, और बीमार पड़ने के बाद ठीक करने के लिए जो गोलियां ली जाती हैं उन्हें दवाई कहते हैं। याद हो जाएगा आगे। बुआई क्या होती है? जुताई करने के बाद खेतों में बीज बोने की प्रक्रिया को बुआई कहते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा। अब आप लोगों से पूछ ले भाई, ठीक है, बुआई जो होती है उसके औजार कौन कौन से हैं, किससे की जाती है भाई? आजकल जो बुआई करने का जो उपकरण है, उसको क्या कहते हैं भाई? सीड ड्रिल कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड ड्रिल। याद रखना, सीड मीन्स बीज होता है, ड्रिल मीन्स बोना होता है, अंदर छेद करना, छेद करके बोने की प्रक्रिया ये किसके द्वारा होती है? सीड ड्रिल के द्वारा। क्या होती है भाई? सीड ड्रिल के द्वारा होती है। देखे ना, ट्रैक्टर के पीछे एक हल लगा होता है, हल के ऊपर एक पेटी रखी होती है, पेटी में खूब सारे बीज रहते हैं कि नहीं रहते? सबको पता है ना? बिल्कुल। अब उनमें पेटी में बीज डाल देंगे, ट्रैक्टर चलता रहेगा, बीज उसमें से निकलते रहेंगे, हल के पास जाते रहेंगे, और क्या हो जाएगी? बुआई हो जाएगी। तो बच्चों, बुआई किसे कहेंगे भाई? जुताई करने के बाद। क्या बोलेंगे वापस? जुताई करने के बाद खेतों में बीज बोने की क्रिया को बुआई कहते हैं। ये बात है। चलो, याद हो गया होगा मेरे हिसाब से आपको। आगे की बात भी याद हो गई होगी, कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं ट्रैक्टर के द्वारा? सीड ड्रिल जो है वह बुआई करने के काम आती है।
समझ में आ गई बात? सीड ड्रिल, क्या बोलेंगे? सीड ड्रिल। सीड मीन्स क्या होता है? बीज, SEED। सीड मीन्स बीज ही होता है, इसलिए बीज बोने वाली मशीन को क्या कहते हैं? सीड ड्रिल कहते हैं। ट्रैक्टर के पीछे लगती है, आगे आगे ट्रैक्टर, पीछे पीछे सीड ड्रिल। वो यूं जमीन में चुभ जाती है, चुभ करके फिर वापस यूं जब खींचती है तो क्या होता है भाई? बीज उसमें बोते रहते हैं। अब बहुत बढ़िया प्रश्न आ गया है आपके सामने, खाद व उर्वरक। पहले आपने खेत की जुताई कर दी, जुताई के बाद बुआई की है, बुआई के बाद आपने क्या किया भाई? निराई भी किया। निराई के बारे में बता चुका हूं पहले से ही। अब उसमें क्या करेंगे? बुआई के बाद खेत में क्या डालेंगे? खाद डालेंगे या उर्वरक डालेंगे भाई। ठीक है, खाद या उर्वरक। तो ध्यान से सुनेंगे भाई। अब खाद किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं, ये मत समझ लेना भाई हम अनंतपुरा में रहते हैं तो खाद भी नहीं बताएंगे और भी इसमें खाद के बारे में नहीं बताएंगे, उर्वरकों के बारे में नहीं बताएंगे, तो कैसे काम चलेगा? चलो खाद और उर्वरक बता देते हैं आपको। क्या बता देते हैं? खाद क्या होते हैं और उर्वरक क्या होते हैं। देखो भाई, ठीक है, खाद तो किसे कहते हैं? देखिए, खाद आप ये ध्यान में रखें भाई, पेड़ पौधे अपने चारों तरफ दो जीवित है, पेड़ पौधे जीवित हैं, ठीक है ना? पेड़ पौधे जीवित हैं और कौन सी जीवित है भाई? जंतु जीवित हैं। देखो खाद के बारे में चर्चा करें, खाद किसे कहेंगे? जीवित कौन कौन सी चीजें अपने चारों तरफ है? पेड़ पौधे भी जीवित है, ये तो है कि जीवित है ना? पेड़ पौधे है कि नहीं है? पेड़ पौधे जीवित हैं और जंतु भी जीवित है। ठीक है, पेड़ पौधों से कई पदार्थ बनते हैं भाई। पेड़ पौधों से फल फ्रूट बनेंगे, ठीक है, इसके अलावा पत्तियां, इसके अलावा तिनके, इसके अलावा इनकी जड़ें, इसके अलावा इनके बीज, खूब सारी चीजें अपने को पेड़ पौधों से प्राप्त होती है, लकड़ी, सारी चीजें। ठीक है, जंतुओं से भी कई चीजें प्राप्त होती हैं भाई, जंतुओं से भी खूब सारी चीजें प्राप्त होती हैं, जैसे गोबर है, ये जंतुओं से प्राप्त होता है, मल मूत्र, गोबर वगैरह सब मल मूत्र, ठीक है। और जंतु अवशेष, कोई जंतु मर भी जाता है ना, ये सारे, ठीक है। पेड़ पौधे जो है उनसे कई चीजें अपने को प्राप्त होती हैं और जंतु जो है उनसे भी अपने को कई चीजें प्राप्त होती हैं। इनको हम क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी ने केले खा लिए भाई, केला खा लिए और क्या खा लिए, आम खा लिए, आम खा लिया, आम का रस आपने चूस लिया और छिलका फेंक दिया, घूटी फेंक दी। अब क्या हो गया, अब क्या हो गया, सारा ये जो कचरा है ना आपके घरों में या घर के आसपास एकत्र हो गया ना भाई, घर के आसपास, घर के आसपास ये सारा कचरा जो है वो एकत्र हो गया। खाद जो है वो पेड़ पौधों से के जो अपशिष्ट हैं उनसे, जंतुओं के अपशिष्ट हैं उनसे, जो अपशिष्ट पदार्थ आते हैं उनको हम क्या कर लेते हैं, हमें घर के आसपास एकत्र हो गए और हम किस में डाल देते हैं, रूढ़ी में डाल देते हैं, एक रूढ़ी बना लेते हैं, एक स्थान जहां पर अपने ये कचरा डाल करके आते हैं। ठीक है, ये जब इनको गड्ढा खोद करके उसमें डाल देते हैं इस अपशिष्ट को, तो इससे जो काफी दिनों के बाद ये क्या करते हैं, गल जाते हैं। ठीक है, तो उससे बना जो पदार्थ है वह क्या कहलाता है, खाद कहलाता है। वह क्या कहलाता है, खाद कहलाता है। और पेड़ पौधों से और जंतुओं से प्राप्त जो पदार्थ प्राप्त होते हैं ना, उनको हम साइंस में कहते हैं भाई कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। देखिए भाई, पेड़ पौधों से और जंतुओं से जो भी चीजें अपने को प्राप्त होती हैं उनको विज्ञान में क्या कहते हैं बच्चा, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। कोमल बता देगी भाई, पेड़ पौधों से, कोमल बता भाई, आपको बताना पड़ेगा। कोमल आप बताइए क्या, कि पेड़ पौधों से और जंतुओं से जो अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त होते हैं वो किस प्रकार, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। ये कार्बनिक पदार्थ जब गल जाते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ जब गल जाते हैं तो किस में बदल जाते हैं, खाद में बदल जाते हैं।
खाद में बदल जाते हैं। आगे बात समझ में, तो खाद किसे कहते हैं? देखो मैंने क्या बताया, पेड़ पौधों और जंतुओं से, पेड़ पौधों और जंतुओं से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं, और जो कार्बनिक पदार्थ गल जाते हैं वो ही खाद में बदल जाते हैं। इनको एक जगह रखेंगे। जब कार्बनिक पदार्थ गल जाते हैं, क्या बताएंगे? जब कार्बनिक पदार्थ गल जाते हैं वो खाद में बदल जाते हैं। जब कार्बनिक पदार्थ गल जाते हैं वो खाद में बदल जाते हैं, तो ये खाद जो है उसमें बदल जाएंगे। ठीक है, मालूम पड़ गया? पूछ लेंगे आपको कि खाद किसे कहते हैं। अरे दादाजी, खाद तो मैं बता देती हूँ। आपने आम खाया, खाया, छिलका फेंक दिया, फेंक दिया, ठीक है। केला खाया, खाया, छिलका फेंक दिया भाई। फिर आप लोग दादाजी से पूछ लोगे, आपने सेव खाई, उसका छिलका उतार के फेंक दिया ना? फेंक दिया बेटा। तब दादाजी ने छिलका भी फेंक दिया। खूब सारे ऐसे ही बुआ जी ने खाया, दादाजी ने खाया, मम्मी जी ने खाया, जितना भी। फिर मम्मी ने आपकी ने सब्जी बनाई ना घर पे, उसके छिलके भी एक जगह करके रूड़ी में डाल दिए। तो इन सभी पदार्थों को, इसके अलावा आपके पास भैंस है, भैंस का गोबर, गाय का गोबर, बकरी की मींगनी, ये सारे जंतुओं से ही तो प्राप्त हुए हैं। तो पौधों और जंतुओं से ये जो पदार्थ प्राप्त होते हैं बच्चा, क्या बताएं कि पौधों और जंतुओं से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उन्हें कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और कार्बनिक पदार्थ जब गल जाता है तो वह खाद में बदल जाता है। कार्बनिक पदार्थ जब गल जाता है तो वह खाद में बदल जाता है। तो बात समझ में आ गई होगी कि खाद किसे कहते हैं। आप बताएंगे भाई, कार्बनिक पदार्थों को गलने से जो पदार्थ प्राप्त होता है वह खाद कहलाता है। ठीक है, अब आप लोगों से पूछ ले भाई, उर्वरक क्या होता है? ठीक, हाँ, इसके बारे में और देख लो भाई। कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उसमें क्या होते हैं भाई, ये सारी चीजें है ना जो उनके कार्बनिक पदार्थों के गलने से बनी है, इनमें पोषक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पोषक पदार्थ। किसके लिए पोषक पदार्थ? अपने लिए नहीं, आप नहीं मत खा जाना भाई इस खाद को। इसमें पोषक पदार्थ तो होते हैं, लेकिन किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए, पादपों के लिए इनमें पोषक पदार्थ पाए जाते हैं। इसलिए जब भी इनको अपन फसलों में डालेंगे, जो फसल है ना उनको पोषण मिलेगा। आपको भी पोषण मिलता है तो आपकी भी लंबाई बढ़ती है ना, मोटाई बढ़ती है, आपका दिमाग तेज चलता है, मतलब आप हष्ट पुष्ट व स्वस्थ होते हैं। ठीक है ना। उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी जब अपन खाद डालते हैं ना तो ये भी क्या हो जाते हैं भाई, हष्ट पुष्ट हो जाते हैं, एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। और गेहूं, जैसे गेहूं की फसल है ना तो खूब सारा गेहूं प्राप्त होगा। बाजरे की फसल है तो भी खूब बोरियां बाजरे की होंगी। मूंगफली भी खूब होंगी। कब होंगी? जब हम उनमें खाद डालेंगे। आगे बात समझ में। तो खाद जो होता है वह उसमें क्या होते हैं, पेड़ पौधों के लिए, फसलों के लिए पोषक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं। ध्यान से देख लेना, पेड़ पौधे, जंतु, पेड़ पौधों से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, जंतुओं से जो वस्तुएं प्राप्त हुई, उनको हम कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और जब कार्बनिक पदार्थ गल जाता है तो वह खाद में बदल जाता है। कार्बनिक पदार्थ जब गल जाता है खाद में बदल जाता है। खाद में क्या होते हैं? पोषक पदार्थ होते हैं। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। किसके लिए? पेड़ पौधों के लिए। किसके लिए? फसलों के लिए पोषक पदार्थ होते हैं। अब खेत में अपन खाद डालेंगे तो पेड़ पौधे पोषक पदार्थ लेंगे और खूब मोटे ताजे हो जाएंगे, खूब ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। तो ये तो हो गया बेटा खाद। अब हम बात करेंगे उर्वरक के बारे में। किसके बारे में? उर्वरक के बारे में। क्या सीखा आपने भाई खाद में? खाद जो है वह मानव निर्मित नहीं होता है, यह है पेड़ पौधों व जंतुओं से ही प्राप्त होता है। तो बच्चा उर्वरक क्या होता है? उर्वरक
उर्वरक। उर्वरक क्या है भाई? उर्वरक होता है, इसको हम अंग्रेजी में फर्टिलाइजर भी कहते हैं, फर्टिलाइजर। ठीक है, फर्टिलाइजर भी कहते हैं खाद को, कहते हैं कि नहीं कहते? खाद को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजर भी कहते हैं भैया। अब इस खाद में और उर्वरक में, उर्वरक को फर्टिलाइजर भी कहते हैं, क्या अंतर है? सर पूछ लेंगे, पापा पूछ लेंगे, अरे बेटा खाद क्या होता है, उर्वरक क्या होता है? तो आप ये मत कह देना एचआर सर ने हमारे को तो खाद ही बताया था, खाद ही बताया था। अच्छा खाद ही बताया था तो बता दो खाद किसे कहते हैं? तो आप बता देंगे, अरे भैया, अरे पापा, अरे मम्मी, कार्बनिक पदार्थ जब गल जाते हैं तो वो खाद में बदल जाते हैं, यही खाद होता है। तो फिर बेटा पापा पूछेंगे, ओ बेटा तो चलो ठीक है, ये बताओ, क्या बताएं? ये बताओ कि कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? तो आप क्या बताएंगे? अरे मम्मी यही पता नहीं है, जो भी सब्जी के छिलके और भैंस का गोबर, जो भी ये चीजें जंतु से और पेड़ पौधों से प्राप्त होती है ना, उन सबको कार्बनिक पदार्थ ही कहते हैं। मैं भी कार्बनिक पदार्थों से बना हूं, आप भी कार्बनिक पदार्थों से बने हैं, पेड़ पौधे भी कार्बनिक पदार्थों से बने हैं। सारे जो जीवित चीजें हैं वो किसी से बनी हुई है? कार्बनिक पदार्थों से बनी हुई है, पेड़ पौधे व जंतु दोनों। तो इनसे जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कार्बनिक पदार्थ कहते हैं। और कार्बनिक पदार्थ जब गलते हैं वो खाद में बदलते हैं। आगे बात समझ में? अब फिर बताओ, तो उर्वरक नहीं पढ़ाया क्या सर ने? दादाजी पूछूंगा, तो उर्वरक को नहीं बताया के गुरुजी? तो कह दीजो उर्वरक भी बताया ही। तो कहीं वह उर्वरक, उर्वरक क्या ने की? उर्वरक ने फर्टिलाइजर भी की, उर्वरक ने कहीं की? फर्टिलाइजर भी की। जो दादाजी थे ले रहा हो ट्रैक्टर में पाछा नाड़ हमारा रख जो कट्टो बी कट्टा में खाद को नहीं हुआ है, बी में कहीं हुआ भाई? उसमें उर्वरक होता है। उसमें क्या होता है? उर्वरक। समझा देना, सबको समझा देना, घर वालों को भाई, आप भी समझ जाना। तो भाई दादाजी पूछ लेंगे, अरे वो कट्टा जो है वो पेड़ पौधों से नहीं बनता क्या? बोले नहीं दादाजी, तो कौन बनाता है? उर्वरक जो होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? उन्हें तो मानव निर्मित होते हैं। ये क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं। उर्वरक क्या होते हैं? मानव निर्मित होते हैं, मनुष्य बनाता है इसको, ये प्राकृतिक नहीं होते हैं, ये प्राकृतिक नहीं होते हैं। हिंदी में भी बता देना, एकदम समझदार बच्चे हो ना तो अच्छी तरह से बता देना, ये प्राकृतिक नहीं होते हैं। समझाते जाना सबको भाई, समझाना ना दादाजी को, पापा जी को। प्राकृतिक नहीं होते हैं, पापा तो पूछ लेंगे, अरे प्राकृतिक नहीं होते इसका क्या मतलब है? अरे पापा पता ही नहीं है आपको प्राकृतिक क्या होता है? प्राकृतिक पेड़ पौधों और जंतुओं से जो चीजें प्राप्त होती है ना, जिन्हें प्रकृति से जो चीजें प्राप्त होती है ना, उन्हें ही प्राकृतिक कहते हैं। और जो मनुष्य खुद बनाता है किसी भी जंतु या पादप से कोई चीज लिए बिना, उनको हम क्या कहते हैं? मानव निर्मित कहते हैं, या संश्लेषित कहते हैं, या कृत्रिम कहते हैं। तो उर्वरक क्या है? उर्वरक मानव निर्मित होते हैं और इनको कृत्रिम खाद भी कहते हैं। इनको क्या कहते हैं भाई? कृत्रिम खाद भी कहते हैं। कृत्रिम खाद भी कहते हैं। आगे बात समझ में? मानव निर्मित होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते हैं, कृत्रिम खाद भी कहते हैं। फिर और भी पूछे, अरे तो ये बनते कहाँ हैं? पूछ लेना, मम्मी भी पूछ ले बीच में बैठी बैठी, सब्जी काटती काटती पूछ ले, तो बेटा ये कहाँ बनते हैं? अरे मम्मी ये कहाँ बनते हैं भाई? ये फैक्ट्रियों में बनते हैं। कहाँ बनते हैं बच्चा? फैक्ट्रियों में बनते हैं। समझा देना भाई, सबको गलत मत करना। गुरुजी जो बताएं वो याद करते जाना। उर्वरक जो होते हैं मानव निर्मित होते हैं, प्राकृतिक नहीं होते हैं, इन्हें कृत्रिम खाद भी कहते हैं, ये फैक्ट्रियों में बनते हैं। अब भाई इतना बताने के बाद और दादी जो सुन रही थी भाई पास में बैठे बैठे, वो भी पूछ ले। क्या पूछ ले? अरे उस कट्टे में तो ऐसे
धोले धोले दाने आते हैं, ठीक है ना। कैसे दाने आते हैं? धोले धोले दाने आते हैं, सफेद सफेद व्हाइट व्हाइट दाने आते हैं। पर उनमें होता क्या है? होता क्या है तो आप बताएंगे, अरे दादी जी उनमें पेड़ पौधों के लिए क्या होते हैं भाई? पोषक पदार्थ होते हैं। क्या होते हैं? पोषक पदार्थ। इनमें भी पोषक पदार्थ होते हैं, पोषक पदार्थ होते हैं। तो भाई दादी जी पूछ ले, पेड़ पौधों में के लिए क्या होते हैं? इनमें पोषक पदार्थ होते हैं। तो दादी जी पूछ ले, भाई खाद में भी पोषक पदार्थ होते हैं और उर्वरक में भी होते हैं, दोनों में होते हैं। तो फिर बेटा ये क्यों देते हैं? ये क्यों देते हैं? तो इसलिए देते हैं, तो आप समझा देना। देख मम्मी, देख दादी, जब हम फसल बोते हैं ना खेत में, तो बार बार फसल बोते रहते हैं। तो एक फसल बो दी, उस मिट्टी में जो पोषक पदार्थ है ना वो तो उस फसल ने ले लिए, ठीक है। फिर अपने खाद भी डाल दिया, खाद भी डाला, उसमें भी पोषक पदार्थ होते हैं। लेकिन फिर जब फसल उगी ना, तब अपने को मालूम पड़ा, अरे यार अपनी फसल तो क्या है, अरे पापा अपनी तो फसल क्या है, थोड़ी कमजोर हो रही है, पीले पत्ते आ रहे हैं, बढ़ नहीं रही है। तो इसका मतलब क्या है? उस जमीन में पोषक पदार्थों की कमी हो गई है। उस जमीन में क्या हो गई है? पोषक पदार्थों की कमी हो गई है। जैसे ही पापा को, जैसे ही दादा को दिखा अपनी फसल उग गई है और उसमें कुछ पोषक पदार्थों की कमी हो गई है, या पहले से ही दादाजी को मालूम हो कि अपनी जमीन में इस पोषक पदार्थ की कमी है, तो फिर क्या करेगा? फसल उगने के बाद फर्टिलाइजर लेके आएगा, उर्वरक लेके आएंगे और अपने पीछे कट्टा लटकाएंगे और हाथ से उठाएंगे और हम पूरे खेत में बिखराएंगे। सारे खेत में फसल के चारों तरफ वो पोषक पदार्थ बिखेर दिए और आपकी फसल लहरा करके वापस खड़ी हो जाती है। कहने का मतलब क्या है? उर्वरक क्यों देते हैं? क्योंकि बार बार फसल उगाने से जमीन में पोषक तत्वों की कमी हो जाए तो हम उर्वरक देते हैं। आगे बात समझ में? तो दोनों में क्या अंतर हो गया? खाद जो है वह कार्बनिक पदार्थों से बनता है और उर्वरक कहाँ बनता है भाई? फैक्ट्रियों में बनता है। फिर खाद जो होता है वह प्राकृतिक होता है, जबकि उर्वरक प्राकृतिक नहीं होते हैं, ठीक है। अब खाद जो होते हैं उसमें पोषक पदार्थ भी होते हैं, उर्वरक में भी होते हैं, लेकिन दोनों में हानियां क्या है? खाद जो है ना, खाद प्राकृतिक है, इसलिए मनुष्य अन्य जीव जंतुओं के लिए लाभदायक है। उर्वरक जो है उससे जमीन की उर्वरता जो होती है ना वो घटती है, खाद से उर्वरता बढ़ती है, ठीक है। ये अंतर आप ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि अंतर भी पूछ लेते हैं, खाद व उर्वरक में अंतर बताइए, तो बोर्ड पे लिख देते हैं। पहले उर्वरक के उदाहरण देख लीजिए, कौन कौन से उर्वरक हैं। नाम सुना होगा आपने, एक यूरिया को कटो लिया जरे बेटा, यूरिया। यूरिया क्या है? उर्वरक है। यूरिया क्या है? उर्वरक है। फिर आप लोगों के एक डीएपी को कटो लिया जरे बेटा, डीएपी। डीएपी भी क्या है? उर्वरक है। अब आप लोगों से कहे कि भाई सुपर फास्फेट को कटो लिया जरे बेटा, सुपर फास्फेट। तो सुपर फास्फेट भी क्या है भाई? उर्वरक है। सुपर फास्फेट भी क्या है? उर्वरक है। फिर बोले भैया एनपीके अमोनियम सल्फेट का कट्टा ले आना भैया, तो अमोनियम सल्फेट भी क्या है भाई? उर्वरक है। अमोनियम सल्फेट भी क्या है? उर्वरक है। आगे बात समझ में? यूरिया है, डीएपी है, सुपर फास्फेट है, अमोनिया सल्फेट है, इनमें ये क्या है? उर्वरक है। इनमें कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं मुख्यतः? आप लोगों से पूछ ले उर्वरक में कौन कौन से पोषक पदार्थ होते हैं, तो आप बताएंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रतीक होता है एंड। आप बताएंगे फास्फोरस। फास्फोरस का प्रतीक होता है पी। आप बताएंगे पोटेशियम। पोटेशियम का प्रतीक होता है के, ठीक है। अगर आपको याद हो जाए नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ठीक है, याद करने के लिए ये भी सोच लेना, समझ लेना, न पी के
NPK, NPK, N का मतलब नाइट्रोजन, P का मतलब फास्फोरस, K का मतलब पोटेशियम। ये पोषक तत्व होते हैं उर्वरकों में। कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये पोषक तत्व इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं उर्वरक के उदाहरण? यूरिया है, DAP है, सुपर फास्फेट है, अमोनिया सल्फेट है। ये क्या है? उर्वरकों के उदाहरण है। तो आपके एग्जाम में आए ना बेटा, तो याद कर लेना इनको, अभी भी बार बार क्लास को देखना, ताकि आपको समझ में आती जाए और आप के अच्छे मार्क्स भी पकते जाएंगे, आते जाएंगे। अब हम आगे लेते हैं भैया सिंचाई। चलो, खाद व उर्वरक में अंतर भी बता देते हैं। अंतर आप लोग करके लाएंगे। पूछ ले भाई, खाद किसे कहते हैं, उर्वरक किसे कहते हैं? तो खाद व उर्वरक में अंतर लिखिए। एक तरफ खाद लिख दो, दूसरी तरफ उर्वरक लिख दो। ठीक है, ऐसे एकदम बढ़िया आप सारणी बना के लिखेंगे ना, स्केल से लिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, सुंदर दिखेंगे लिखा हुआ। ठीक है, तो देखो कम से कम 3-4 अंतर तो आपको आने ही चाहिए। तो पहला तो मैं लिख देता हूं भैया, खाद में क्या लिखेंगे? खाद क्या है, किसे बनता है? यह है कार्बनिक पदार्थों से बनता है। यह है कार्बनिक पदार्थों से बनता है। पहली लाइन। ये तो खाद तो किसे बनता है? कार्बनिक पदार्थों से बनता है। उर्वरक किससे बनता है भाई? इसमें लिख देना, उर्वरक में यह है रासायनिक पदार्थों से बनता है। रासायनिक पदार्थों से बनता है। ठीक है। नंबर 2, कार्बनिक पदार्थ जो है कार्बनिक पदार्थों से बनता है या रासायनिक पदार्थों से बनता है? यह प्राकृतिक होता है। खाद जो है प्राकृतिक होता है। प्राकृतिक का मतलब यह पेड़ पौधों व जंतुओं से प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे? इसका निर्माण कहां पर होता है? फैक्ट्रियों में होता है। इसका निर्माण कहां पर होता है भाई? फैक्ट्रियों में, कारखानों में होता है। ठीक है। तीसरी बात, ये भूमि की उर्वरता को बढ़ाते हैं। ये भूमि की उर्वरा क्षमता को बढ़ाते हैं। ये भूमि की उर्वरा क्षमता को घटाते हैं। ये भूमि की उर्वरा क्षमता को घटाते हैं भाई। ये बढ़ाते नहीं है, ये घटाते हैं। फिर नंबर 4, ये स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद होते हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या है भाई? लाभदायक हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए क्या लिखेंगे? हानिकारक हैं। ये मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। ज्यादा अच्छा स्वास्थ्य इनके प्रयोग से ना तो भूमि का अच्छा स्वास्थ्य रहता है, ना फिर मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य रहता है। तो खाद व उर्वरक में अंतर आप लोग लिख देंगे। ठीक है, चलो तो अब आगे देखते हैं हम सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई के साधन कौन कौन से होते हैं भाई? सिंचाई जब करते हैं ना तो होती है खिंचाई। सिंचाई में होगी खिंचाई, फुहारे पलट दो, ठीक है, क्यारी बना दो, दोहे बना दो, ठीक है, पानी का ध्यान रखो। तो ये सारी बातें किसमें आएंगी भाई? सिंचाई किसे कहते हैं? आप लोगों से पूछ ले, सबको पता है वैसे सिंचाई किसे कहते हैं। क्वेश्चन आ गया तो सिंचाई की परिभाषा लिखनी है। सिंचाई किसे कहेंगे भाई? आंसर लिख देता हूं मैं यहाँ पर। प्रश्न तो क्या हो गया? सिंचाई किसे कहते हैं? क्वेश्चन क्या हो गया भैया? सिंचाई किसे कहते हैं? उत्तर आप ढंग से लिखेंगे। सिंचाई किसे कहते हैं भाई?
फसलों में बरसात तो होती है, पानी देते हैं ना, एक तो बरसात से पानी दे दिया जाता है और एक वैसे हम कई साधनों से पानी देते हैं। तो क्या हो जाएगा, फसलों में, परिभाषा क्या हो जाएगी, फसलों में नियमित अंतराल पर पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। याद समझ में आ गई बात। फसलों में नियमित अंतराल पर, थोड़े दिन, 5-7 दिन छोड़ के, 10 दिन छोड़ के, 15 दिन छोड़ के, फसल के अनुसार दिन का गैप देते हैं उनमें। तो फसलों में कुछ अंतराल के बाद, 5 दिनों के बाद, 10 दिनों के बाद, 20 दिनों के बाद, इन दिनों के बाद जब इसमें फसल में बार बार हम पानी देते हैं ना, उसी को हम सिंचाई कहते हैं। सब जानते हो आप सिंचाई क्या होती है, लेकिन लिखना कैसे है, वो ऐसे लिखना है। कोई भी पूछे बता देना भाई, छोटा सा बच्चा भी पूछ लेना तो बता देना सिंचाई किसे कहते हैं। तो वैसे तो बताते हो ना, हर खेत में पानी देते हैं ना, उसी तो सिंचाई कहते हैं, लेकिन लिखना कैसे है वो आप ध्यान में रखो। फसलों में नियमित अंतराल पर पानी देना सिंचाई कहलाता है। ठीक है। अब एग्जाम में प्रश्न आ गया, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। देखो, स्रोत अलग चीज है, सिंचाई के स्रोत कौन कौन से हैं। स्रोत का मतलब जहां से हम पानी मिलता है, जहां से हमें पानी प्राप्त होता है, उन्हें क्या कहते हैं, सिंचाई के स्रोत कहते हैं। कौन कौन से हैं भाई सिंचाई के स्रोत। एक तो किन किन में मिलता है पानी, कुएं या कुओं द्वारा। फिर नंबर 2 तालाब, कुएं हैं, तालाब हैं। और नंबर 3 नहरें। ठीक है। नंबर 4 नलकूप। ठीक है, कुएं, तालाब, नहरें, नलकूप। ठीक है, कई प्रकार के ये स्रोत हैं। किसके हैं, सिंचाई के स्रोत हैं। तालाब है, नहरें हैं, नदियां भी हैं, बांध भी हैं। नदियां, बांध, 5 नंबर पे नदियां लिख लो, 6 नंबर पे बांध लिख लो। तो ये स्रोत है सिंचाई के स्रोत। स्रोत किसे कहेंगे, जहां हमें जल प्राप्त होता है। सिंचाई के लिए जल जहां से हम प्राप्त करते हैं ना, उनको सिंचाई के स्रोत कहते हैं। किसे कहेंगे सिंचाई के स्रोत, सिंचाई के लिए जहां से हम जल प्राप्त करते हैं उन्हें हम सिंचाई के स्रोत कहते हैं। कौन कौन से सिंचाई के स्रोत, कुएं, तालाब, नहरें, नलकूप, नदियां, बांध। ठीक है, कुएं हैं, तालाब हैं, नहरें हैं, नलकूप हैं, नदियां हैं और बांध हैं। ये क्या है भाई, सिंचाई के साधन हैं, सिंचाई के स्रोत हैं। अब सिंचाई के साधन कौन कौन से हैं भैया, ये भी बताएंगे। चलो, जब आपको पढ़ाएंगे तो सिंचाई के साधन भी बताएंगे, घर बैठे पढ़ाएंगे, इंटेलिजेंट बनाएंगे। देखिए, सिंचाई के साधन यहां लिख दो क्या बेटा, आप भी लिख लेना जैसे मैं लिख रहा हूं, सिंचाई के साधन। सिंचाई के साधन किसे कहते हैं, सिंचाई के स्रोत जो होते हैं। स्रोत तो कौन कौन से होते हैं, कुएं हैं, नलकूप हैं, नहरें हैं, तालाब हैं, ठीक है, बांध हैं, नदियां हैं, ये सब सिंचाई के साधन हैं। अब नदी खुद खेत में थोड़ी ना चली जाएगी भाई, चली जाएगी क्या, नहीं जाएगी। कुआं खुद उठ करके खेत में ऐसे उल्टा थोड़ा ना हो जाएगा कुआं कि भाई खेत में सारा पानी गिर जाए और सिंचाई हो जाए, नहीं होता ना। तालाब भी अपने आप खेत में नहीं पहुंचेंगे ना, पानी डाल करके वापस आ जाएगा, ऐसा नहीं होता है, नहीं होता ना। हाँ बिल्कुल है। तो फिर क्या करते हैं भाई, हम क्या करते हैं, नदियों से, कुओं से और तालाबों से इनसे पानी निकालते हैं। ठीक है, तो जिन साधनों के द्वारा सिंचाई के साथ स्रोतों से पानी निकालकर खेतों में डाला जाता है, उन साधनों को अपन क्या कहते हैं, सिंचाई के साधन कहते हैं। परिभाषा लिख देता हूं, जिन साधनों के द्वारा, जिन साधनों के द्वारा, ठीक है, सिंचाई के स्रोतों से, सिंचाई के स्रोतों से
पानी या जल निकालकर फसलों तक ले जाया जाता है, फसलों तक पहुंचाया जाता है। फसलों तक पहुंचाया जाता है उन साधनों को सिंचाई के साधन कहते हैं। उन साधनों को क्या कहते हैं भाई? सिंचाई के साधन कहते हैं। उन साधनों को क्या कहते हैं? सिंचाई के साधन कहते हैं। जिन साधनों के द्वारा सिंचाई के स्रोतों से पानी या जल निकालकर फसलों तक पहुंचाया जाता है, उन साधनों को हम क्या कहते हैं? सिंचाई के साधन कहते हैं। अब सिंचाई के साधन तो आप तो जानते हो ना, कई प्रकार के होते हैं, फिर भी हम समझाएंगे इसको कौन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए, ये ही थोड़ा सा लंबा टॉपिक है बेटा, फिर आगे वाले जो छोटे छोटे प्रश्न है इनको हम जल्दी से ही समझा देंगे। सिंचाई के साधन जो है उसका आरेख, ये चित्र आपको बनाना है भाई। सिंचाई के साधन जो होते हैं ना, उनको दो भागों में डिवाइड करते हैं बच्चा। दो भाग बनाएंगे, अरे दो भाग बना देते हैं, ऐसे बना देंगे भाई। एक तो परंपरागत साधन, कौन से भाई? परंपरागत साधन है, परंपरागत साधन। और दूसरे कौन से हैं? आधुनिक साधन। दूसरे कौन से हैं बच्चा? बोलिए। आधुनिक साधन। परंपरागत साधन है, आधुनिक साधन है। बोलिए। हाँ बद्री जी बोलिए, कौन कौन से हैं? सिंचाई के साधन दो हैं भाई, एक तो परंपरागत साधन और दूसरे आधुनिक साधन। अरे यार, परंपरागत साधन कौन से होते हैं भाई? कौन कौन से परंपरागत साधन होते हैं तो आप बता देंगे। जो साधन पीढ़ी दर पीढ़ी सिंचाई के काम में आ रहे हैं ना, उन्हें हम परंपरागत साधन कहते हैं। क्या कहेंगे? कि ऐसे साधन, ऐसे सिंचाई के साधन जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिंचाई के काम में आ रहे हैं, सिंचाई के काम में आ रहे हैं या आ रहे थे, उनको हम परंपरागत साधन कहते हैं। उनको हम परंपरागत साधन कहते हैं, परंपरागत साधन कहते हैं। जो आपके दादाजी, फूफा जी, ये पहले जो परदादा जी, सब जो सिंचाई के साधन काम में लेते थे ना, उनको परंपरागत साधन कहते हैं। और जिनसे वर्तमान समय में सिंचाई की जा रही है, जिन साधनों से वर्तमान समय में सिंचाई की जा रही है, जिन साधनों से वर्तमान समय में, आजकल वर्तमान समय में या आजकल सिंचाई की जा रही है, उन्हें आधुनिक साधन कहते हैं। उन्हें आधुनिक साधन कहते हैं। परिभाषा लिख लेना भाई, ठीक है। ऐसे साधन जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिंचाई के काम में आ रहे हैं या पीढ़ी दर पीढ़ी सिंचाई के काम आ रहे थे, उन साधनों को हम परंपरागत साधन कहते हैं। और जिन साधनों से हम वर्तमान में सिंचाई कर रहे हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भाई? आधुनिक साधन कहते हैं। तो भाई पहले कौन कौन से साधन काम में लेते थे, तो याद रखें परंपरागत साधन कौन कौन से हैं, याद रखना जरूरी है भैया। जो याद रखेगा वो ही आगे बढ़ेगा। पहला है मोठ। मोठ मत समझ लेना, मोठ तो दाल होती है, मोठ दाल, ठीक है। मोठ को घिरनी भी कहते हैं, मोठ या घिरनी। नंबर 2 चैन पंप। नंबर 3 रहट। रहट फिरे चरखो फिरे पण फिरवा में फेर, यो तो बाढ़ हरियो करे यो छूतारो ढेर।
वो छूतर और ढेर। तो ये बात है कि क्या हो गया भाई, ढेकली, मोट, घिरनी, चैन पंप, रहट, ढेकली। ढेकली से भी चित्र देखना इनकी बुक में है। नंबर 4 ढेकली, ढेकली। ये तो बेटा परंपरागत साधन है। कौन कौन से हैं परंपरागत साधन? मोट, मोट या घिरनी, चैन पंप, रहट और ढेकली। ठीक है, मोट, चैन, चैन पंप, रहट और ढेकली, ये तो है परंपरागत साधन। आधुनिक साधन में कौन कौन से आते हैं सिंचाई के साधन जो आधुनिक समय में काम में ले रहे हैं? आपको पता है ना, फव्वारा। नंबर 1 फव्वारा पद्धति। फव्वारा पद्धति को क्या कहते हैं? छिड़काव यंत्र भी कहते हैं। एक तो क्या है भाई, छिड़काव यंत्र, छिड़काव यंत्र या फव्वारे। फव्वारों द्वारा सिंचाई जो है ना वह आधुनिक समय में की जा रही है ना। सबके घर पे फव्वारे लगे हुए हैं खेतों में। ठीक है, वो फव्वारे जो खेतों में लगे रहते हैं ना फव्वारे, तो उनको छिड़काव यंत्र भी कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं, स्प्रिंकलर सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा है बूंद बूंद सिंचाई। बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद सिंचाई जो होती है ना वह, आजकल 2 ही सिंचाई के साधन चल रहे हैं, एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरा बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिस्टम। बूंद बूंद सिंचाई या ड्रिप सिस्टम जो है ना ये चल रहे हैं भैया, याद रखना। तो 2 प्रकार के साधन हो गए सिंचाई के। कौन कौन से? एक तो परंपरागत साधन और दूसरे आधुनिक साधन। परंपरागत साधन ऐसे साधन जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिंचाई के काम में आ रहे हैं, उनको हम परंपरागत साधन कहते हैं, जैसे मोट या घिरनी, चैन पंप, रहट और ढेकली। आधुनिक साधन ऐसे जिन साधनों से वर्तमान समय में सिंचाई की जा रही है उनको हम आधुनिक साधन कहते हैं। कौन कौन से? एक तो स्प्रिंकलर सिस्टम, छिड़काव यंत्र और ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम, ड्रिप सिस्टम, छिड़काव यंत्र और ड्रिप सिस्टम आप ध्यान में रखें। ये 2 मुख्यतः क्या है? आधुनिक सिंचाई के साधन है। तो बच्चा इनको याद करो। अच्छा बच्चा इनको याद करो, बहुत अच्छा। तो अब देखिए इसके बाद कटाई। इसके बाद क्या है? कटाई है। आप लोगों से पूछ ले कटाई किसे कहते हैं? कटाई भी जानते हो आप लोग, चटाई भी जानते हो आप लोग, खटाई भी जानते हो और आप लोग मिठाई भी जानते हो। लेकिन ये एग्जाम में लिखना कैसे है वो हम बता देते हैं भैया। कटाई किसे कहते हैं? कटाई, कटाई किसे कहते हैं? तो आप लिखेंगे भैया कि फसल पकने के बाद, फसल पकने के बाद, फसल पकने के बाद उनको काटना, उसको काटना क्या कहलाता है? कटाई कहलाता है, कटाई कहलाता है। फसल पकने के बाद उसको काटने की प्रक्रिया, ऐसे लिख लो, उसे काटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कटाई कहलाती है। ठीक है, उसको आप लावणी भी कह सकते हो, लावणी भी कह सकते हो, उसको आप डूचनी भी कह सकते हो। लावणी, डूचनी, काट करते जाओ, खेलते जाओ, लुक बीचनी, ये सब क्या है? कटाई है। पूछ ले भाई, कटाई तो सब जानते हैं। कटाई किसे कहते हैं भाई? कटाई के साधन कौन कौन से हैं? कटाई किससे करते हो आप लोग? साधन सबको पता है। एक तो है दरांती। दरांती का मतलब दांतली, दांतली से भी कटाई कर लेते हैं, दांतली से। ठीक है, ये कटाई करते रहते हैं। ठीक है, लावणी और डूचनी इसको अपन देसी भाषा में कहते ही हैं। तो दरांती से भी कटाई कर सकते हो, दांतली से भी इनको कटाई कर सकते हो। कुछ लोग गंडासे से भी करते हैं, बड़े तना, मोटा तना होता है ना बाजरे वगैरह की, उनकी गंडासे से भी आप कटाई कर सकते हो, उनको गंडासे भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग जगह अलग अलग नाम लिया जाता है। ठीक है, तो दरांती, दांतली और गंडासे। लेकिन आजकल जो है ना मार्केट में और भी साधन चल रहे हैं। ठीक है, उनको क्या कहते हैं? हार्वेस्टर कहते हैं। काटने वाला जो ट्रैक्टर जो है उसके पीछे जो मशीन लगी होती है ना कटाई की मशीन, को क्या कहते हैं? हार्वेस्टर। कटाई की मशीन,
कटाई की मशीन क्या कहलाएगी भाई? हार्वेस्टर कहलाएगी। कटाई करने का उपकरण क्या कहलाता है? हार्वेस्टर कहलाता है। तो ये कटाई के साधन है। आप लोगों से पूछ ले हार्वेस्टर किस काम में आता है भाई? जुताई के काम में आता है, बुआई के काम में आता है, निराई के काम में आता है, कटाई के काम में आता है। तो हार्वेस्टर किस काम में आएगा भाई? कटाई के काम में आता है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न आ गया आप लोगों के, थोड़ा सा थ्रेसिंग, जल्दी से खत्म करेंगे टॉपिक को। आप थ्रेसिंग के बारे में समझ लेना भाई। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? थ्रेसिंग किसे कहेंगे? तो आप क्या लिखेंगे? बीजों या दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसर मशीन आती है ना, वो थ्रेसर मशीन, वो थ्रेसिंग ही तो करती है। थ्रेसर आ गई, थ्रेसर आ गई, थ्रेसर बुलाओ, थ्रेसर बुलाओ, थ्रेसर बुलाओ, गुआर कटाओ, थ्रेसर बुलाओ, बाजरो कटाओ, थ्रेसर बुलाओ, गेहूं कटाओ, थ्रेसर बुलाओ, मूंगफली कटाओ, है ना? निकलवाते हैं ना, थ्रेसर से ही तो निकलवाते हैं। बाजरा है, मूंगफली है, गेहूं है, चावल है, सब किससे निकालते हैं? थ्रेसर से निकालते हैं। थ्रेसर क्या करती है? बीजों या जो दाने जो होते हैं ना, दानों को किससे अलग करती है? उसके एक फूस जो लगा होता है, भूसे से अलग करती है। तो क्या लिखेंगे? थ्रेसिंग किसे कहेंगे? दानों को या बीजों को, दानों को या बीजों को, जो इसके चारों तरफ जो वो लगा होता है ना, तुस तुस वगैरह, उसको कहते हैं इंग्लिश में भूसे। तो दानों को या बीजों को भूसे से अलग करना, अलग करना, अलग करने की प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाती है। अलग करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है भाई? थ्रेसिंग कहलाती है। और थ्रेसिंग करने वाला जो उपकरण है, उपकरण या मशीन कौन सी काम में लेते हैं? तो आप लोग एक तो बता सकते हो ना, उपकरण या मशीन, एक तो बता ही सकते हो, उसका नाम क्या है? थ्रेसर मशीन। ये तो हम काम में लेते हैं, अपन शब्द काम में लेते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रैक्टर के पीछे लगी थी, थ्रेसर मशीन कहते हैं। थ्रेसर को बुला के लाओ। लेकिन इसका एक और नाम है, कॉम्बाइन मशीन भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? थ्रेसिंग का कार्य करने वाली मशीन क्या कहलाती है? कॉम्बाइन मशीन कहलाती है। कॉम्बाइन मशीन क्या कहलाती है भाई? कॉम्बाइन मशीन कहलाती है। क्या काम करती है भाई? थ्रेसिंग का काम करती है। कौन सी मशीन करती है? कॉम्बाइन मशीन क्या काम करती है? थ्रेसिंग का काम करती है। कॉम्बाइन मशीन क्या काम करती है? थ्रेसिंग का काम करती है। थ्रेसिंग का काम करने वाली मशीन क्या कहलाती है? कॉम्बाइन मशीन कहलाती है। याद करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। तो थ्रेसिंग भी बता दिया बेटा, अब कटाई के उपकरण भी बता दिए, कटाई भी बता दी। अब विनोइंग बताएंगे भाई। विनोइंग क्या होती है ये भी देख लो। एक तो मशीन के द्वारा दानों को अलग करें अपन, और दूसरा क्या है? पूरी न पकड़ दो नीचे ने फटको पटक पटक कर दाना निकाल वो, उसको क्या कहते हैं? विनोइंग कहते हैं। अनाज के दानों को फटक कर अलग करना। ये देखो भाई, विनोइंग की परिभाषा। विनोइंग क्या होता है? अनाज के दानों को फटक कर अलग करना। अनाज के दानों को फटक कर अलग करना क्या कहलाता है? विनोइंग कहलाता है। क्या कहलाता है? विनोइंग। याद रखना भाई, 2-3 बार बोलेंगे तब याद हो जाएगा। अनाज के दानों को फटक करके अलग करना विनोइंग कहलाता है। अनाज के दानों को फटक करके अलग करना विनोइंग कहलाता है। अरे भैया, अब आपने गेहूं भी निकाली, फसल निकाली, अब ये साइलो क्या आ गया? साइलो क्या किसे कहते हैं? साइलो किसे कहते हैं? ये मत कह देना भाई साइलो किसे कहते हैं, ठीक है? किसे कहेंगे भाई साइलो? परिभाषा क्या होगी? और आपने फसल जो है ना, फसल निकाली, आपकी 10 बोरी हो गई तो घर में रख देंगे। लेकिन आपको ये मान लो कि 200 बोरी हो गई गेहूं की या बाजरे की, जो भी है, तो आप क्या करेंगे? उसको बड़ी जगह पर, बहुत बड़े स्थान पर रखेंगे ना। जो बड़े बड़े भंडार गृह हैं उनको, उनमें जाकर रखेंगे। तो बड़े बड़े भंडार गृह जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं।
ऐसे स्थान जहां अनाजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है उन्हें साइलो कहते हैं। किसे कहेंगे भाई? साइलो। ऐसे स्थान जहां पर अनाजों का ऐसे स्थान जहां अनाजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। अनाजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है। बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है उन स्थानों को अपन क्या कहते हैं? उन स्थानों को साइलो कहते हैं। उन स्थानों को क्या कहते हैं? उन स्थानों को साइलो कहते हैं भैया। ठीक है बेटा, याद रखे आना, याद करके आना, साइलो कहते हैं। ऐसे स्थान जहां पर अनाजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है, ऐसे स्थान बोलो भैया। ऐसे स्थान जहां पर अनाजों का बड़े पैमाने पर भंडारण किया जाता है उन स्थानों को साइलो कहते हैं। उन स्थानों को क्या कहते हैं? साइलो कहते हैं। याद रखना। अब नेक्स्ट एक और लास्ट प्रश्न आपके इस चैप्टर का बचा है। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? क्या बताएंगे? ऐसे मत करना जब हम खेत में मिश्री उगाते हैं तो उसे मिश्रित कृषि कहते हैं, मत कर देना। ठीक है ना? ऐसे गलत हो जाएगा भैया। मिश्रित कृषि किसे कहते हैं? जब खेती भी करें और पशु भी पालें। ठीक है? खेती करना और पशुओं को पालना दोनों काम साथ साथ हो रहे हैं ना, तो उसको हम क्या कहेंगे? मिश्रित कृषि कहेंगे। जब हम कृषि के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो उसे हम मिश्रित कृषि कहते हैं। याद रखना, जब हमें खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जब हम खेती के साथ साथ, जब हम लिख लेना अपने आप, लिख दो, जब हम खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जब हम खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं। ठीक है? दोनों लाभदायक है ना। पशुओं का गोबर वगैरह खेत में डाल दो, खेतों से जो प्राप्त हो पशुओं को खिला दो, दोनों के लिए लाभदायक हो गया। जब हम खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं, जब हम खेतों के साथ साथ, जब हम खेतों के साथ साथ, जब हम खेती के साथ साथ पशुपालन भी करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मिश्रित कृषि कहते हैं। तो बच्चों, ये थी अपनी आज की क्लास। बार बार पढ़ना, याद करना, समझना। नहीं समझ में आए तो एक बार और देख लेना, आपको समझ में आ जाएगी। वरना जो समझ में नहीं आए वो कमेंट्स करके बता देना, दोबारा से समझा देंगे। भाई गुरुजी तैयार हैं, आप पढ़ने के लिए तैयार हो तो गुरुजी पढ़ाने के लिए तैयार हैं। ठीक है? तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।